नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों कार्बनिक रसायन, मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। और दोस्तों इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एक अलग टॉपिक की जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। दोस्तों इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बंध का विदलन किस तरह से होता है, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, कार्बोनियम आयन का उदाहरण क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होते हैं, कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, मेजोमेरिक प्रभाव क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और रेजोनेंस या अनुनाद क्या होता है। तो इतनी बातें पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अभिकर्मक या रिएजेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का उदाहरण हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि बताइए बोरान ट्राइफ्लोराइड मतलब कि BF3, अब आपको ये बताना है कि बताइए यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है, तब आपको कंफ्यूजन होने लगती है। तो दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसे देखिए, इसके साथ ही अगर और एग्जांपल हम ले लें तो AlCl3, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह का अभिकर्मक है तो आप कैसे जवाब देंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए अगर इसके साथ और बात करें तो NH3 किस तरह का अभिकर्मक है, नाभिक से नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग PH3 या फिर अगर हम बात करें NH2OH, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, देखिए इसको कहते हैं एमीन। ठीक है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि एमीन कहां से आता है, NH3 से आता है। NH3 मतलब होता है अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 में से अगर एक भी हाइड्रोजन हट गया ना, तब जो भी मिलेगा हमको ना वो एमीन होता है। अगर दोस्तों इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पे एक मेथिल समूह जुड़ गया या फिर कार्बन जुड़ गया, तब उसे हम कहेंगे प्राथमिक एमीन। अगर अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकले और दोनों हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन परमाणु लग गया, जुड़ गया, तब हम उसे कहेंगे द्वितीयक एमीन। और तीनों अगर हाइड्रोजन निकल गए और वहां पर कोई एल्किल समूह आ गया, तब हम उसे कहते हैं तृतीयक एमीन। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे प्राथमिक एमीन हो चाहे द्वितीयक एमीन हो। जैसे कि ये देखिए, ये कौन सी एमीन है आप समझ सकते होंगे कि मतलब NH3 में से एक हाइड्रोजन निकला, वहां पे एक एल्किल समूह जुड़ा, तब भी यहाँ पर N पर लोन पेयर रहता है। जब लोन पेयर रहेगा तो हम इसको किस तरह का अभिकर्मक कहेंगे। तो आइए देखेंगे हम लोग इन सभी अभिकर्मकों को कि ये किस तरह के अभिकर्मक हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहले रीएजेंट मतलब होता है अभिकर्मक। अभिकर्मक दोस्तों क्या होते हैं, तो आपको हम बता चुके हैं कि अभिकर्मक वही होता है जो किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहले आधार पर या सबस्ट्रेट पर आक्रमण करता है। मतलब कि इनको हम लोग आक्रमणकारी अभिकर्मक भी कह सकते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे हमको, किसी न किसी रिएक्शन में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्शन किसके कारण शुरू होती है, तो वो किसी न किसी अभिकर्मक की वजह से ही शुरू होती है, क्योंकि यही अभिकर्मक होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट या आधार पर सबसे पहले आक्रमण करके रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये रिएजेंट्स अगर बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, या फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। ठीक है, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक। ठीक है, आप यहाँ से हटा दीजिए। अब ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और दूसरा होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही। दोस्तों दोनों में हम लोग अंतर भी देखेंगे और यहीं से कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन भी पैदा होते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, इनको क्या कहेंगे इंग्लिश में, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है, इनको अगर शॉर्टकट में दिखाने की बात करें तो NU- से दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणु समूह जैसे कि OH के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। या फिर अगर बात करें CN-, तो CN-, इस CN के ऊपर क्या है, माइनस है। तो ये हमेशा ये माइनस वाले किसके पास जाने की कोशिश करेंगे, प्लस वाले के पास। तब हम इनको क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या आप समझते हैं, मतलब कि किसे कहेंगे आप कि वह नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो ऐसा अभिकर्मक जो नाभिक से स्नेह लगाए, मतलब ऐसा अभिकर्मक जो नाभिक के पास जाने की कोशिश रखे या खुद आकर्षित हो जाए, किसकी तरफ, नाभिक की तरफ। नाभिक के पास क्या होता है, धन आवेश की ऋण आवेश।
तो आप जानते हैं परमाणु संरचना वाले लेसन में आपको बताया गया था कि नाभिक पर प्रबल धन आवेश होता है और प्रबल धन आवेश के पास जाने वाले सभी अभिकर्मक क्या कहलाएंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और इन अभिकर्मकों के पास ऋण आयन होगा कि धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा कि धन आवेश होगा, या ऋण आयन होगा या धन आयन होगा, तब उन सभी के पास क्या होगा, ऋण आयन होगा। इसीलिए इनको हम लोग NU माइनस से दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आपको मालूम हो गया कि इस पर माइनस है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नाभिक नहीं। अगर बात करें हम लोग इसी तरह का और है क्या कोई, तो RO कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ROR ईथर होता है, ROR में से R चला गया तो RO माइनस हो जाता है, ये भी क्या है, क्या है, नाभिक नहीं अभिकर्मक है। अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि बताइए NH3 ये नाभिक नहीं है या नाभिक नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे दोस्तों। जब आप NH3 की संरचना बनाए थे ना, जब आप परमाणु संरचना वाले लेसन में NH3 की लुईस संरचना बनाए थे, तब आपको मालूम पड़ा था कि NH3 में 3H से एक हाइड्रोजन, मतलब 3H से एक बंध द्वारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक वो बच जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक वो बच जाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है, तब ये धन आवेश की तरफ जाने की कोशिश करेगा या धन आवेश के प्रति ये आकर्षित होगा, तब इसको हम जान जाएंगे कि ये धनावेश के पास जाने वाला है, मतलब कि ये नाभिक नहीं है। तो आपको ध्यान ये देना होगा दोस्तों कि NH3 के ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान देकर के ये समझना होगा कि N के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण ये ऋणावेशित है और तब ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, नाभिक की तरफ। तब हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आ गया तो अब आपको ये भी मिल जाएगा ASCH3, ये भी क्या है, नाइट्रोजन परिवार का है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया करके हम लोग याद किए थे ना, उसमें आपको नाइट्रोजन के ही ग्रुप का दूसरा तत्व तो मिला था आर्सेनिक। आर्सेनिक के साथ जब 3 से जुड़ जाएगा तब ये आर्सिन कहलाता है और तब ये क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अगर बात करें फास्फीन PS3, फास्फीन, इसके पास भी लोन पेयर होता है, लेकिन आपको जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये नहीं दिखाया जाएगा लोन पेयर, बस आपको इतना दिखाया जाएगा। तब आपको मालूम होना चाहिए कि यह भी क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये किस तरह के नाभिक स्नेही अभिकर्मक हैं, तो ये देखिए इनके ऊपर ऋणावेश चार्ज है, ऋणावेश चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग इनको कहते हैं ऋण आवेशित अभिकर्मक, ऋण आवेशित अभिकर्मक। तो आज के बाद याद रखिए कि जितने भी ऋण आवेशित अभिकर्मक होंगे उन सभी को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक में। और ये सभी किस तरह के अभिकर्मक हैं, ये उदासीन अभिकर्मक हैं। इनको भी भले से इनके ऊपर धनावेश या ऋणावेश नहीं है, भले से ये उदासीन हैं, लेकिन उदासीन होने के बाद भी ये ऋणावेश रखते हैं लोन पेयर के रूप में, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक यही बात यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखिए NH4+ अगर कहीं आ गया, NH4+ मतलब ये पूरा परमाणु समूह ऐसा है जिसके ऊपर एकल धन आवेश है। जब धन आवेश रहेगा तो ये हमेशा किसके तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऋण आवेश की तरफ। और ऋण आवेश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा तो किसके पास मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास मिलेगा। तब ये किसके पास जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, और अगर इनको दिखाने की बात की जाएगी एक अक्षर से दिखाइए तो E+ से हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा NO2+। अब बताइए आपको NO2+ मिल गया, तब आप इसका सबसे पहले नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, रात हो गई है, थोड़ा कुत्ते भी भौंक रहे हैं, आप डरिएगा नहीं। ठीक है, आप लोग होशियार बच्चे हैं क्योंकि रात में पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए NO2+ है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है तो किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। माइनस कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के पास मिलेगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब देखिए अगर आपको NO+ दे दिया गया, केवल NO+, तब आप इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम याद रखिएगा, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। और ये भी प्लस रखा है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक। अगर बात करते हैं हम लोग H3O+, इसको कहते क्या हैं, तो दोस्तों याद रखिए इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन। और इसके पास भी प्लस है, तब ये जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के पास।
तब ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। अगर बात करते हैं हम लोग R+, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एल्किल कार्बोनियम आयन। चूंकि दोस्तों R कहाँ होता है, जहाँ पे मेथिल हो CH3 हो, जहाँ एथिल हो C2H5 हो, जहाँ प्रोपिल हो C3S7 हो, उसमें अगर एक भी कार्बन के पास प्लस आयन है ना, धन आवेश है ना, तब हम उसको कहेंगे कार्बोनियम आयन। अगर वो R के ऊपर प्लस दिखा दिया आपको तो इसका मतलब इसको बोलेंगे एल्किल कार्बोनियम आयन। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे देखिए R की जगह पे CH3 हो सकता है और एक प्लस, इसे कहेंगे मेथिल कार्बोनियम आयन। अगर C2H5 दे दिया तब इसके ऊपर प्लस दिया तब आप इसे कहेंगे एथिल कार्बोनियम आयन। पिछले दिनों जब हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि C2H5 को एथिल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी C2H5 को ऐसे भी लिख सकता है CH3 CH2 और यहाँ पर एक प्लस, तब भी इसको हम क्या कहेंगे एथिल कार्बोनियम आयन, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह से अगर यहाँ पे CH3 प्लस दे दिया तब भी ये कहलाएगा मेथिल कार्बोनियम आयन, मेथिल कार्बोनियम आयन, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी किस तरह के अभिकर्मक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक की परिभाषा क्या है, तो आप बोलेंगे वे सभी परमाणु या परमाणु समूह जिनके ऊपर एकल धन आवेश स्थित होता है, वे सभी लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कहलाते हैं। अगर दोस्तों अगर कहीं पर इसी परमाणु या परमाणु समूहों में कोई कार्बन वाला परमाणु या परमाणु समूह आ गया और उस पर एकल धनावेश आ गया, तब हम उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन। और दोस्तों उसी तरह से अगर यहाँ पर किसी CH3 या किसी एल्किल समूह के ऊपर अगर माइनस चार्ज आ गया, तब हम इसे कहते हैं कार्बेनायन या कार्बोरिडायन। अलग अलग तरह के कार्बोरिडायन होते हैं, उनमें देखा जाता है कि कौन कार्बोरिडायन या कार्बेनायन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है या कौन सा कार्बेनायन अधिक अस्थायी होता है। तो ये सब आपको कंपैरेटिव चीज़ें आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कंपटीशन में पूछे जाने वाला सवाल बहुत ही आसान होगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं कि ये सभी किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक हैं, तो सभी धन आवेशित हैं, मतलब कि चार्ज हैं या आवेशित हैं। लेकिन क्या कुछ उदासीन अभिकर्मक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उदासीन अभिकर्मक भी या उदासीन परमाणु या परमाणु समूह भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं? तो हाँ होते हैं। कौन कौन है वो, आइए उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए इनको कहते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड या BH3 होता है, ठीक है, BH3 होता है जो कि हमेशा B2H6 के फॉर्मेट में होता है। लेकिन अगर आपको BH3 दिखा दिया जाए तो क्या ये किस तरह का अभिकर्मक होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं या नाभिक्स नहीं? तो दोस्तों इसकी बेसिक डिफिनेशन यह है कि जब किसी भी परमाणु या परमाणु समूह में केंद्रीय परमाणु अगर सभी लोगों से बंध बनाया, सभी परमाणुओं से बंध बनाया है और बंध बनाने के बाद भी अगर केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, तब वह किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तब हम इसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। दोस्तों अगर बात करते हैं कि BF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिए BF3 में B बीच में होगा, B बीच में होगा, इसके अगल बगल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका होता है परमाणु क्रमांक 5 और बाहरी कोश में आता है 3, 2 और 3, तो 3 लेंगे। तो 3 जब आएगा तो 3 F इससे जुड़े हुए हैं तो एक एक बंद बना के जुड़ जाएंगे, सभी तीनों F फ्लोरीन एक एक बंद बनाएगा। और तब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अष्टक इसका पूरा नहीं है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तब इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। अगर दोस्तों बात करें कि AlCl3 किस तरह का अभिकर्मक है, तो इसमें भी जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से एक एक बंध बनाएगा, तब एल्यूमिनियम को 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं रहेगा, केवल 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके बाहरी कोश में, तब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब और चाहिए तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक। अगर दोस्तों बात करते हैं FeCl3, ये किस तरह का अभिकर्मक है, तो ये भी क्या है, वही है इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल इसको कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे जाने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक कौन है, नाभिक्स नहीं अभिकर्मक कौन है। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए तब आप बता सकते हैं इजीली, BF3 क्या है, यहाँ पर अष्टक पूरा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गया, यहाँ पर भी अष्टक पूरा नहीं होगा केंद्रीय परमाणु का, तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अष्टक पूरा होने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक में बचा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब माइनस बचा है, माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा, तब इसको हम क्या कह देंगे, नाभिक्स नहीं। यहाँ पर भी देखिए दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे
तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, जब है तो ये प्लस के पास जाएगा, तो ये भी हो जाएगा नाभिक स्नेही। अब देखिए यहाँ पर यन है, यन के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहता है, तो दोस्तों ये भी किसके पास जाएगा, नाभिक के पास जाएगा, धनावेश के पास, तो ये भी हो जाएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी बचा हुआ है क्या, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, वो आपको दिखे चाहे ना दिखे, अगर नाइट्रोजन का यौगिक है तो नाइट्रोजन की यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, अब देखिए ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियो को जरूर देखिएगा, और हम लोग आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं या कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, आप नाम सुने होंगे, लेकिन उसको यहाँ पर डिटेल पढ़ने की जरूरत है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, अगले वीडियो में देखेंगे। अब रीअरेंजमेंट अभिक्रिया क्या होती है, मतलब पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, वो भी देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आने वाली वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में उसी तरह की कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो पर पहली बार है या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।